Hello, Bacha Party. Good evening. How are you? So yes, welcome to your own YouTube channel जिसका नाम है Edu Paradise, as you can see on the screen. And if you don't know me, then I am your chemistry mentor, Kirti Sharma. And I welcome all of you here. Alright, rest of the details you can see on my screen. Okay. And without any delay, let's get started with our today's topic जिसका नाम है surface chemistry, as you can see on the screen. Okay, and इससे पहले हम लोग chemical kinetics कर चुके हैं yesterday. I will post the link in the description box so that you can check that out. Okay, without any delay, let's get started with surface chemistry. So as the name itself suggests, जो ऐसे reactions होते हैं जो surface पे होते हैं, that's our surface chemistry. Okay, now in order to understand this, we need to first get what is meant by adsorption. Okay, I know आपने absorption बहुत बार सुना है, adsorption I am pretty sure 12th में सुना होगा, right? So what is adsorption? So in order to understand adsorption, we need to know about two things: adsorbate and adsorbent. Okay, so if I tell you that there is a surface, okay, there is a surface like this. Okay, there is a surface like this. इसको बोल देते हैं हम adsorbent. इसको हम क्या बोल देते हैं यार? adsorbent. Okay, अब जब पार्टिकल्स इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, इसके सरफेस पे कलेक्ट होते हैं, तो चलो यार यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स बना देते हैं जो ना ऐसे इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हुए हुए हैं. ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को जो आके एक्यूमुलेट हुए हैं, इनको आप बोलते हो एडसॉर्बेट. इनको आप क्या बोलते हो? दे आर कॉल्ड एज एडसॉर्बेट. ठीक है, और इस प्रोसेस को जब एडसॉर्बेट के पार्टिकल्स एडसॉर्बेंट के सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते हो एडसॉर्प्शन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पूरा प्रोसेस ही क्या है यार? एडसॉर्प्शन. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम हमने तो एब्जॉर्प्शन सुना था. तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन विद अ बी. उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल अंदर तक दे आर कंसंट्रेटेड इन द बल्क एज वेल. ओके, पूरे के पूरे एडसॉर्बेंट में अगर आप बात करो कि एडसॉर्बेट पार्टिकल्स पूरे में घुस जाएं, तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. अब ऐसा नहीं है कि एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ में नहीं हो सकते. डाइंग ऑफ अ कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉर्प्शन. अब आप बोलोगे सॉर्प्शन कहाँ से आया? तो सॉर्प्शन वही है यार जो भी समझाया, जब एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टुगेदर, इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज सिंपली सॉर्प्शन. ओके, तब आप उसको सॉर्प्शन बोलते हो. सो आई एम होपिंग दैट एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट एंड व्हाट एल्स? सॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें हमने फटाफट से क्लियर कर ली हैं. एक बार आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा है. लेट्स रीड इट. दैट द accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. Okay, the molecular species or substance which concentrates or which accumulates, जो पार्टिकल आके ब्लू वाले कंसनट्रेट हुए हैं, they are called as adsorbate, and the material on the surface of which the adsorption takes place, it is called as adsorbent. क्लियर है? तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस करी हैं. आई बिलीव इसमें कोई परेशानी नहीं है. आगे चलते हैं फटाफट से. सो इट सेज एक्शन ऑफ एडसॉर्प्शन. सो अगर यार हम अपने आसपास में देखें, सो एज यू कैन सी, अगर आप गैसेस लो such as oxygen gas, hydrogen gas, carbon monoxide gas, chlorine gas, ammonia gas, sulfur dioxide gas, और अगर आप इनको मतलब सपोज एक कंटेनर में है और आपने उस कंटेनर में चारकोल डाल दिया. ठीक है, आपने उस कंटेनर में क्या किया?
चारकोल डाल दिया, तो जो इन गैस के पार्टिकल्स है ना वो चारकोल पे आके आप बोल सकते हो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस केस में यार जो चारकोल है वो एडजॉर्बेंट है और जो ये गैसेस हैं वो एडजॉर्बेट है। ओके, आई बिलीव दैट दिस इज क्लियर। सो लाइक इसके अलावा आप देख भी सकते हो कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मिथाइलिन ब्लू, तो जब आप इसमें व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड एंड द सोल्यूशन इज वेल शेकन, जब आप उस सोल्यूशन को शेक करते हो तो क्या होता है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस। इसका क्या मतलब है कि जो डाई वाले पार्टिकल्स है ना वो एनिमल चारकोल के ऊपर जाके कलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, सो अगेन दीज आर बेसिकली द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, कि आपके आसपास में किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हो, राइट, से योर हेडफोन्स और योर फोन्स समथिंग लाइक दैट, तो आपने देखा होगा उसमें ना एक छोटे से पैकेट में एक पैकेट आता है छोटा सा उसके साथ, और उसमें लिखा होता है सिलिका, है ना, उस पर सिलिका लिखा होता है। सो वो छोटा सा क्यों होता है, और अगर आपने क्यूरियोसिटी में कभी खोल के देखा हो तो उसमें से बहुत छोटे छोटे से बॉल्स जैसे होते हैं। सो इट इज सिलिका। अब इसको आप क्यों रखते हो, बिकॉज अगर आपने उसको आपके बॉक्स में डाल दिया तो अगर वहाँ पे कुछ मॉइस्ट एयर प्रेजेंट है या थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, तो सिलिका उसको एडजॉर्ब कर लेता है। ओके, जो मॉइस्चर है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो सिलिका के ऊपर जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं, सो दैट लाइक बेसिकली जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है इट इज़ सेफ, राइट, वो पानी के मॉइस्ट एयर की वजह से ख़राब नहीं होएगा। सही है। So yes, you can see that the air becomes dry in the presence of silica gel because the water molecules get adsorbed on the surface of the gel, silica gel. Okay, next, difference between adsorption and absorption. तो ये तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, right? When particles are accumulated at the surface only, that is called as adsorption, and when the particles are present in the bulk of the medium as well, in that case it is called as absorption. Okay, this is for your general understanding. Okay, को मतलब बहुत कम chances हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि differentiate between adsorption and absorption, but this is something which you need to know. Apart from this, I just remember that this chapter is of 5 marks. Okay, this whole chapter is of 5 marks, and chemical kinetics is also of 5 marks. All right, this one 5 marks and chemical kinetics as well 5 marks. All right, yeah, so you can just simply go through it. The distinction between adsorption and absorption I have already made you understand though, but you can just go all through these points. Okay, and here is a very important information that water vapors जिनके बारे में अभी हमने बात करी है, water vapors are absorbed by anhydrous calcium chloride. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिल्कुल अपने अंदर, बट एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल, इसलिए हम लोग सिलिका जेल यूज़ करते हैं। ठीक है, मोटिव एप्लीकेशन आपको बता दिया गया है। कूल, सो या लेट्स मूव अहेड। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इट इज़ सिंपली यार, अगर मैं बात करूँ मेरे, सपोज दिस इज एडजॉर्बेंट। ओके, ये है हमारा एडजॉर्बेंट। ओके, इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। इन दिस वे पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट समथिंग लाइक दिस, राइट, ऐसे यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सही बात है। सो बेसिकली यार जो सबसे ऊपर वाले लेयर में जो पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स ऐसे सबसे अपर मोस्ट वाले लेयर में प्रेजेंट हैं, उनके ऊपर जो फोर्सेस हैं
दे आर नॉट बैलेंस्ड, ओके। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इट possess अनबैलेंस्ड फोर्सेस, आप ऐसा कह सकते हो। देखो, अगर आप इस पार्टिकल के साथ में डील करो, सो इट इज पोजेसिंग बैलेंस्ड फोर्सेस, नीचे से ऊपर से दाएं से बाएं से फोर्सेस उसके बैलेंस हो रहे हैं। बट अगर आप जो सबसे ऊपर ये यहाँ वाले जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप इनको देखोगे तो इनके बैलेंस जो हैं, जो इनके फोर्सेस हैं, दे आर नॉट म्यूचुअली बैलेंस्ड, ओके। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दोज फोर्सेस, ये क्या चाहते हैं कि और पार्टिकल्स ना इनके ऊपर आके बैठ जाएं और इनका जो जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस ये पोजेस कर रहे हैं वो बैलेंस हो जाए। सो दिस इज बेसिकली व्हाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ओके। You can see here that inside the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced out on the surface, right? Balanced, but on the surface, the particles are not surrounded by atoms or molecules of their own kind, right? On all sides, and hence they possess unbalanced or residual attractive forces, okay? These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface. The extent of adsorption increases with the increase of surface area per unit mass of the adsorbent at a given temperature and pressure. So इसीलिए बोलते हैं, अगर आपका adsorbent you will say powdered form में present है, right? तो उसके पास ज़्यादा surface area होगा, तो सरफेस पे देखो जितने भी वो ऊपर वाली लेयर है उनके पास ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, राइट? सो ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगी, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं फटाफट से। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ आपके आगे हम टैब्यूलर फॉर्म में रखें, ठीक है, सो दैट इट विल बी लाइक वेरी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके, कि अगर किसी भी फॉर्म में आता है सो यू नो एवरीथिंग अबाउट द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ओके। सो राइट नाउ वी आर डूइंग फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, राइट? तो मतलब बेसिक, इसका बेसिक क्या है कि एडजॉर्बेंट के बीच में और एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में किस टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन वो कब होगा, अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में लाइक सिंपल वॉन्डर वॉल फोर्सेस हैं। नाउ वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस आर, यू कैन से, यूनिवर्सल इन नेचर, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ओके। बट केमिकल एडजॉर्प्शन आपने सुना होगा कि यार बहुत स्पेसिफिक है, राइट? सो इट ओनली हैपन्स व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स, ओके। जब दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसके केस में आप उसको केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हो। दिस इज द मेन डिफरेंस, लाइक दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस। बाकी चीज़ें चलिए गो थ्रू करते हैं जल्दी से। सो फिजिजॉर्प्शन और फिजिकल एडजॉर्प्शन, it arises because of van der Waals forces already discussed. It is caused by a chemical bond formation. सबसे पहला डिफरेंस यही हम लोगों ने डिस्कस किया। It is not specific in nature. अब ये स्पेसिफिक क्यों नहीं है नेचर में? क्योंकि यार वॉन डर वॉल फोर्सेज एज डिस्कस्ड नेचर में हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, डिमांडिंग नहीं है कि यही एडजॉर्बेट होना चाहिए। एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट की कोई डिमांड नहीं है कि यार ये एडजॉर्बेट होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। बट केमिकल एडजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। अगर एक पर्टिकुलर टाइप का एडजॉर्बेंट है तो बोलेगा सिर्फ मैं ना इन चुनिंदा गैसेस के साथ ही केमिकल एडजॉर्प्शन कर पाऊंगा, वरना तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन ही होगी, ठीक है। इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल एडजॉर्प्शन इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। नाउ फिजिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस and the gas which can be easily liquefied, right? जो गैस को आप easily liquefy कर देते हो वो gases those are readily adsorbed, जल्दी से अच्छे से adsorb हो जाती हैं।
सो ऑफ कोर्स नेचर ऑफ गैस पे तो डिपेंड करता है, बट गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट शो केमिसॉर्प्शन, राइट. अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स आपस में रिएक्ट कर पा रहे हैं, मतलब तभी तो वो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएंगे, तभी आपका कौन होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन दैट केस. ओके, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन लो होती है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई होती है. यहाँ के लिए फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है. एक्टिवेशन एनर्जी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है. केमिकल एड्सॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है. इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया. अगर आप दोनों का सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा ही, राइट. चाहे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो, चाहे वो chemical absorption हो. It results into multi-molecular layers and it results into unimolecular layer. So there are 9 differences you can see. I'll just get out of the screen. You can take a screenshot of this, okay, so that like this is pretty important. ये sometimes directly 1 marker 2 marker में पूछ लिया जाता है. The differentiate between physical absorption and chemical absorption. So make sure that at least you have learnt 4 to 5 differences. Okay, the basic 5 6 you have to learn. Okay, make sure that you learn them now. Okay, आगे चलते हैं यार. Adsorption isotherm. So यार Freundlich adsorption isotherm particularly, sorry, let me have some water and then we will like start again. Just give me a moment, guys. Yeah, so here you can see the adsorption isotherms. Okay, so as I was telling you, we have already discussed Freundlich adsorption isotherm in detail. Okay, although अभी भी हम डिस्कस करेंगे, but I'll post the link in the description box. You can also check that out. अगर आप उसको बहुत अच्छे से डिटेल में करना चाहते हो. It is like 20 minutes video I believe. So Freundlich adsorption isotherm आपका क्लियर हो जाएगा. Okay, so yeah, let's start from here. If you look at the word isotherm, so बच्चे iso का मतलब होता है सेम, राइट. आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर. ठीक है, सो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सेम टेम्परेचर पे होता है. बेसिकली आप टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर को आप वेरी नहीं कर रहे हो. ठीक है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो एडसॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो मेन 2 फैक्टर्स होते हैं, one is pressure and the another one is temperature. Okay, as you have seen that this is isotherm, right. मतलब हम जो भी कर रहे हैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं. सो टेम्परेचर को तो हटा दो, टेम्परेचर यहाँ पे हमने कांस्टेंट रख लिया है. सो बेसिकली हम किसके टर्म्स में डील कर रहे हैं, प्रेशर के साथ में डील करने वाले हैं. ठीक है, तो पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है यार इसमें ना. टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, लेट्स राइट इट, दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ठीक है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाट यू कैन से. ऑलराइट, so you can see here that the variation in the amount of gas absorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature, उसको आप बेसिकली क्या बोलते हो, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक है, कि एडसॉर्प्शन कितनी वेरी कर रही है, क्या हिसाब किताब चल रहा है उसका प्रेशर के साथ, दैट इज़ योर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ आती है, दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, जिसको आप एक्सप्रेस करते हो x/m से, राइट. सो x इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट जो आके एक्यूमुलेट हुआ, एंड m इज द मास ऑफ एडसॉर्बेंट जिस पे एडसॉर्प्शन हुआ. ओके, सो दिस इज योर एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन. सो अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, उन्होंने एक जो जनरल सी इक्वेशन थी वो ये दी. इसको यार आप डिटेल में वहीं से पढ़ लेना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, शॉर्ट में समझा रही हूँ अभी.
x by m इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 by n, ये इन्होंने एक इक्वेशन दी, ठीक है। एक बार पढ़ भी लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। Freundlich adsorption isotherm, Freundlich uncle in 1909 gave an empirical relationship between the quantity of gas adsorbed by unit mass of solid adsorbent and pressure at a particular temperature. This was the relationship which he gave, right? This was the relationship which he gave, and this is basically the graph, right? तो देखो x by m, ये तो हो गया यार हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, राइट। अभी मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है। ये है हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि कितना एड्जॉर्प्शन हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, दैट इज़ योर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देखो अगर आप इनिशियल फेजेस में यहाँ पे बात करते हो तो आप देखोगे कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे जब प्रेशर बहुत कम था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने n की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, राइट। क्यों? बिकॉज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो ये 1 by 1 आ जाएगा, सो इट विल बी x by m इज इक्वल टू kp, राइट। अगर आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिया, राइट, अगर आपने प्रेशर को बहुत हाई कर दिया तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अब जो ये है एड्जॉर्प्शन है वो सैचुरेट हो जाएगी। अब वो बोलेगा नाउ नो मैटर हाउ मच प्रेशर यू अप्लाई, एड्जॉर्प्शन वोंट इंक्रीज। अब एड्जॉर्प्शन जो है वो सैचुरेट हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। सो दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज सैचुरेशन प्रेशर, जिसके बाद एड्जॉर्प्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब अगर एड्जॉर्प्शन के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हैज़ बिकम कांस्टेंट, तो यार यहाँ पे आप क्या बोलोगे, दैट प्रेशर हैज़ बिकम, बेसिकली आप क्या बोलोगे कि यार 1 by n की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 by n की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है, राइट, because now it has become independent of pressure. So you will say that x by m is equal to k simply, okay. Let's simply start, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा यार डिटेल में करना है then you have to look at the proper adsorption, Freundlich adsorption isotherm वाला वीडियो, okay. So you know that x by m is equal to kp raised to power 1 by n. For different cases, high pressure, low pressure, moderate pressure, we have discussed that. So अगर यार मैं बोलूँ कि दोनों साइड पे log ले लो, so it will be log x by m is equal to log kp raised to power 1 by n, right? Now this is of the kind, मैं बोलूँगी कि यार यहाँ पे तो log की वो प्रॉपर्टी लग रही है, that is log AB, log of ऐसे AB, right, A into B can be written as log A plus log B, right. It can be written as log A plus log B, correct. So I can simply write it as log x by m is equal to log k plus log p raised to power 1 by n, right. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी? लेट मी टेल यू, आपको याद होगा इफ इट इज log a raised to power b, okay, then it can be written as b log a, right. उसको आप b log a के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं कह रही हूँ कि मैं यार यहाँ से ये 1 by n हटा के बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे इट विल बिकम 1 by n log b. Now you can compare it with the straight line equation, that is y is equal to mx plus c, where m is your slope, right, and c is your y intercept, correct. c क्या होता है बच्चे? y intercept. So this is basically the equation which was derived from Freundlich adsorption isotherm. तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, अगर आप log x by m वर्सेस log p का ग्राफ अगर आप प्लॉट करते हैं
तो यहाँ पे देखो जो स्लोप है, स्लोप निकल के आ रहा है कितना 1/n, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। एंड इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना निकल के आ रहा है यार, log k इज दी y इंटरसेप्ट एंड m इज द स्लोप। ओके, सो आई बिलीव दैट दिस इज क्लियर। अभी आगे चलते हैं, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन फेज। तो यहाँ पे यार कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, जस्ट गो थ्रू देम। दैट द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज एंड इट इंक्रीजेज विद द सरफेस एरिया, ये भी हमको पता है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन and the extent of adsorption depends on the nature of the adsorbent and adsorbate। ये बातें हमने already discuss कर ली हैं। Now here are some of the applications of adsorption, ठीक है, कि real life में adsorption कहाँ कहाँ कैसे कैसे use होता है। So like the very first I would say application is the production of very high vacuum, ठीक है, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट करना है, सपोज लाइक दिस, से दिस इज़ द कंटेनर, ठीक है, दिस इज़ द कंटेनर, आपको इसमें बहुत हाई वैक्यूम जो है वो क्रिएट करना है। आपने वैक्यूम पंप के थ्रू कर लिया जितना आपने करना था, बट अभी भी इसमें कुछ ऐसे गैस के पार्टिकल्स 2-4 प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसके अंदर कोई अच्छा एडजॉर्बेंट रख दिया, से चारकोल अगर आपने इसके अंदर रख दिया, ठीक है, ये आपने चारकोल रख दिया, तो अब जो गैशियस पार्टिकल्स हैं ये वाले, ये इसके ऊपर आके कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ वेरी हाई वैक्यूम, ठीक है ना। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, नेक्स्ट इज गैस मास्क। तो जब भी लाइक वाइल व्हेन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, ओके, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में बहुत सारे आई वुड से पोल्यूशन वाले गैसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, फेटल हो सकते हैं। सो वी यूज़ गैस मास्क। तो गैस मास्क में यार क्या होता है, आपने वो मास्क पहना हुआ है और उस sorry, let me drink some water please। just a moment please। so yes, जो गैस मास्क होता है ना, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है आउटर साइड पे। तो जैसे ही लाइक आप ब्रीथ करते हो तो लाइक गैसेस एंटर करती हैं, तो जो डेंजरस हार्मफुल गैसेस होते हैं वो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सो दैट वी डोंट ब्रीथ दोज गैसेस, ओके, एंड हेंस those are used, adsorption basically the process is used in gas masks as well, okay। So gas mask containing activated charcoal is used for breathing in coal mines and they absorb poisonous gases। Next, silica and aluminium gel बता दिया, used as adsorbents for controlling humidity। Removal of coloring matter from solutions, ये भी हमने डिस्कस किया था, मिथाइलिन ब्लू वाला केस। It is used for heterogeneous catalysis। catalysis आपके कोर्स में बिल्कुल नहीं है, सो हम लोग अभी सिर्फ वो वाले टॉपिक्स कर रहे हैं यार जो आपके टर्म 2 में आने हैं, ओके। इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस इंडिकेटर्स की तरह यूज़ होते हैं, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में यूज़ होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे कि लेक टेस्ट फॉर Al3 पॉजिटिव, इन सारी चीज़ों में आपका एडसॉर्प्शन प्रोसेस यूज़ होता है। देन देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन सस्पेंशन, colloids and true solutions, okay। So here are the differences which you have already covered in I believe class 8 or 9, okay, but I just wanted you to like look at them to have like a quick glance so that you guys will be clear। just go through them once। name of the property, size। अगर हम solution की बात करें तो यार particles 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटे होते हैं, colloidal में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स के बीच में होते हैं,
और सस्पेंशन में और बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मोर देन 100 नैनोमीटर्स। फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो सोल्यूशन जो है इट पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड थ्रू एनिमल membrane as well. This can, but not through animal membrane, do not pass through filter paper. Particles do not settle down. In case of a true solution, particles do not settle down, but suspension में particles settle down. Visibility, particles are invisible to the naked eye as well as in the microscope as well. Colloids में particles naked eye से नहीं देखे जा सकते हैं but can be observed with the help of a माइक्रोस्कोप। सस्पेंशन में पार्टिकल्स को आप वैसे ही देख सकते हो, ठीक है। सेपरेशन आप देख सकते हो दैट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टरेशन, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टरेशन, एंड यहाँ पे आप ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। So here are the differences, just go through them once. I'm out of the screen, you can just quickly take a screenshot. And as I have told you earlier as well कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे टैब्यूलर फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड देम, ओके। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स, ठीक है। सो हमने 3 चीज़ें देखी, सस्पेंशन, कॉलोइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशंस। उन तीनों के बीच का डिफरेंस देखा। अभी हमको जिनके साथ डील करना है वो है कॉलोइड्स, ठीक है। So colloids can be classified by using 3 aspects, ठीक है। 3 तरीकों से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ओके, जस्ट लाइक सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट वाला गेम, ठीक है। ये फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। देन नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन medium and the type of particles of the dispersed phase. So these are basically the 3 ways कि आप colloids को classify कर पाओ, okay. So according to the first one, that is the physical state of dispersed phase and dispersion medium. तो देखो यहाँ पे जैसे जो dispersed phase है वो solid है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो भी सॉलिड है। सो बेसिकली सॉलिड इन सॉलिड, दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट, ओके। सो सॉलिड इन सॉलिड इज सॉलिड सोल। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप बोल सकते हो जेमस्टोन्स। नेक्स्ट इज सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, कि लिक्विड के अंदर थोड़ा सा सॉलिड मिला हुआ है, सो इट इज सोल, सच एज पेंट्स एंड सेल फ्लूइड्स। सॉलिड इन गैस, दैट इज एरोसोल, फॉर एग्जाम्पल स्मोक एंड डस्ट। Then liquid and solid, it's gel. Liquid and liquid, they are called as emulsions. Emulsions वाला पार्ट भी हमारे टॉपिक में से हट चुका है, ठीक है। Milk, hair cream, butter, these are emulsions. Liquid and gas, aerosol, such as fog, mist, cloud. Gas and solid, solid sol, okay, such as foam rubber. Gas and solid is like froth or whipped cream, okay. So just go through them once. And gas and gas exist नहीं करता है of course, तो आप ये सारी चीज़ों का NCERT से ये screenshot ले सकते हो and you need to learn these things, okay. You need to learn these things now. अभी इसको और ज़्यादा डिले नहीं करना है, ये सारी चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए, लर्न होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, सेकेंड वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन था, नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लियोफिलिक सोल है, ठीक है, एक है लियोफोबिक सोल। सो लियो का मतलब लाइक लिक्विड एंड फिलिक का मतलब लविंग, ठीक है। सो जो सोल्स लिक्विड लविंग होते हैं दे आर कॉल्ड एज लियोफिलिक सोल्स, एंड जो सोल्स लिक्विड हेटिंग होते हैं दे आर कॉल्ड एज लियोफोबिक सोल्स, ओके। सो सबसे पहली बात क्या, जो लियोफिलिक सोल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं लियोफोबिक सोल से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वाई लियोफिलिक सोल्स आर स्टेबल दैन लियोफोबिक सोल्स, ओके। सो दे आर स्टेबल बिकॉज उसमें यार जो इंटरैक्शन होती है
बिटवीन द पार्टिकल्स वो स्ट्रॉन्ग होती है इन केस ऑफ लियोफिलिक सोल्स. ओके, द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आप लियोफोबिक की बात कर रहे हो, सबसे पहले प्रिपरेशन की, ठीक है. सो लियोफोबिक सोल्स को आप बहुत ईजीली नहीं बना सकते हो. देर आर सम स्पेशल मेथड्स विच आर रिक्वायर्ड in order to obtain leophobic souls, okay, and they are not even very stable, whereas leophilic souls can be easily prepared by shaking or warming the substance with solvent. ठीक है, these are more stable. लियोफोबिक सोल्स जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं जो लियोफिलिक सोल्स होते हैं. विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट and viscosity is much higher than that of solvent. Surface tension is almost same as the solvent and surface tension इनके केस में generally very low होती है. Charge की बात करते हैं, hydration solvation आप देख सकते हो. Charge, the particles carry a characteristic charge either positive or negative. यहाँ पे the particles have a very little charge. Coagulation or peptidization, तो यार coagulation is the process ऑफ लाइक यू कैन से, देखेंगे हम कोगुलेशन आगे देखेंगे कि यार उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है. ठीक है, सो प्रेसिपिटेटेड बाय लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इट कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. टिंडल इफेक्ट, ये ज़्यादा स्कैटर होते हैं, ये कम स्कैटर होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सोल्स. आगे चलते हैं टुवर्ड्स योर थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज. कि जो आपके डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं या मीडियम हैं. दिस इज द मेन थिंग हियर. सो मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कॉलोइड्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फर्दर. सो मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है, there are large number of atoms or molecules which generally have diameters less than 1 nanometer. इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है and they are formed by aggregation of a large number of ions ions in concentrated solution. Now example, gold sols and sulfur sols are the example of multimolecular colloids. Polymers like rubber, nylon, starch, these are macromolecular colloids, and soap sol is an example of associated colloids. ठीक है, then इनका जो यार मॉलिक्यूलर मास होता है वो जनरली बहुत हाई होता है, इनका भी हाई होता है और इनका भी हाई होता है, तीनों का ही जनरली हाई ही होता है मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस. यहाँ पे ड्यू टू लॉन्ग चेन द वॉन डर वाल्स फोर्सेस होल्डिंग देम आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर. और यहाँ पे जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ऑफ कोर्स उतना अच्छा वॉन डर वाल फोर्स होगा. तो तीनों में ही वॉन डर वाल फोर्सेस एक्ट करते हैं. I'll just get out of the screen so that you guys can see the difference between multimolecular, macromolecular and associated colloids. Let's move ahead. Now this is a very important question which can be asked to you to explain the cleansing action of soap, जिसमें micelle formation होती है. ठीक है, अब आपको पता है यार इसमें एक पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, एक पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है. Alright, so you can see here that soaps contain 2 parts, right? A large hydrocarbon which is a hydrophobic, that is water repelling phobia, right? जिसको water का phobia हो, water repelling, and negative charged head which is hydrophilic, that is water attracting, right? Water loving. So in solution, water molecules being polar in nature surround the ions and not the organic part of the molecules. When the soap is dissolved in water, the molecules gather together as clusters, जिनको आप क्या बोलते हो, micelles बोलते हो, right? They are called as micelles. And the tails stick outwards, right? Inwards. जो बच्चे tail है वो देखो अंदर की साइड होती है. This is grease और oil, जो भी गंदगी लगी हुई है कपड़ों में ये वो है. तो जो tail है वो अंदर के साइड पे रहती है और जो head है वो बाहर के साइड पे रहता है. ठीक है, so this is like basically your micelle formation. The solution now contains small globules of oil surrounded detergent molecules.
जो नेगेटिवली चार्ज हेड्स प्रेजेंट इन वाटर प्रिवेंट द स्मॉल ग्लोब्यूल्स फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फ्रॉम एग्रीगेट्स। तो जब आप उसको रब करते हो सो ऑयल और सोप जो भी होता है वो हट जाता है कपड़े में से। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन दिस इज़ द लास्ट थिंग, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, कि कोलॉइडल सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास है हेट्रोजेनस नेचर होता है, स्टेबल होते हैं, फिल्टरेबिलिटी जो हमने इनिशियली टैब्यूलर फॉर्म में देखा था जहाँ पे हमने सस्पेंशन, कॉलोइड और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस देखा था। ओके, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम पाई, मतलब जितनी एक्सपेक्टेड होती हैं उनकी वैल्यू उससे कम पाई जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अब सोल्यूशन चैप्टर में कर चुके हो, ऑस्मोसिस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, राइट। सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक दिस आर स्मॉलर दैन एक्सपेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में है यार ब्राउनियन मूवमेंट। तो ऐसा देखा जाता है जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं दे हैव अ वेरी जिगजैग मूवमेंट। कैसी मूवमेंट होती है उनकी? वेरी जिगजैग ऐसे करके मूवमेंट होती है। सो इस मूवमेंट को ही आप क्या बोलते हो? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हो। ठीक है, एंड लेटर ऑन इट वाज इस्टेब्लिश्ड कि इसी नेचर के वजह से जो कॉलोइड्स होते हैं दे आर स्टेबल, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट रैंडमली मूविंग इन अ जिगजैग मोशन, जिसके वजह से दे आर इवन मोर स्टेबल। सो दिस क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर at least one of the definition will be asked to you, whether it will be Brownian movement or electrophoresis, peptization, coagulation, ये सब कुछ आपसे definitely एक ना एक चीज़ आपसे for sure पूछी जाएगी। Okay, so make sure that you cover them with me. All right. So yeah, Robert Brown, a botanist, discovered in 1827 that the pollen grains suspended in the water do not remain at rest, but move about continuously and randomly in all the directions. Later on, it was observed that the colloidal particles are moving at random in a zigzag motion. This type of motion is called as Brownian movement. The molecules of dispersion medium are constantly colliding with the particles of the dispersed phase, जिसके वजह से it explains the force of gravity acting on colloidal particles, and it helps in providing stability to the colloidal soles for not allowing them to settle down. Optical property नेक्स्ट है यार टिंडल इफेक्ट, कि अगर आप कोलॉइडल सोल से लाइट पास करोगे सो वो विजिबल होगा लाइट का पाथ। ओके, सो व्हेन लाइट passes through a soul, its path becomes visible because of scattering of light by particles. This is simply called as Tyndall effect. This phenomena was studied for the first time by Tyndall. The illuminated path of the beam is called as Tyndall cone, right? We have done this. इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये इनमें से यार एक दो चीज़ें तो पक्का पूछी जाएंगी एज आई टोल्ड यू। ठीक है ना, सो इन प्रॉपर्टीज़ को मेक श्योर यू लर्न देम। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यार जब भी आप कोलॉइडल सोल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कोलॉइडल सोल्यूशन, तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, एंड हेंस दे आर like coagulated, and this phenomenon is known as electrophoresis. अब आप बोलोगे मैम पहले ये बताओ coagulation क्या है? तो coagulation is nothing but a process of accumulation of colloidal particles to settle down. जब किसी कोलॉइड के पार्टिकल्स को आप सेटल डाउन करा देते हो, उस प्रोसेस को आप कोagulation बोलते हो। ठीक है, ऐसा करने के 3-4 तरीके हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड इज कि अगर आप दो ऑपोजिटली चार्ज्ड सोल्स को मिला दो,
तब भी कोगुलेशन हो जाएगी, एंड बाय बॉइलिंग मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा बेसिकली सोल का. ओके, दैट इज कोगुलेशन. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, डिफाइन कोगुलेशन. एंड नाउ हियर इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइजेशन एंड कोगुलेशन. यू कैन सी. तो यार पेप्टाइजेशन में क्या होता है, अगर आप प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सोल बना रहे हो उसको आप पेप्टाइजेशन बोलते हो, और अगर आप कोलॉइडल सोल से प्रेसिपिटेट बना रहे हो उसको आप कोगुलेशन बोलते हो. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोगुलेशन एंड पेप्टाइजेशन. यू कैन सी. ओके, so let's quickly read it. That it is the process of converting a fresh precipitate into colloidal sols by shaking it with dispersion medium in the presence of small amount of suitable electrolyte. And coagulation is the process of agitating together the colloidal particles so as to change them into large particles which ultimately settle as precipitate. Generally electrolyte is added whose one ion is common with one ion of प्रेसिपिटेट. आप बाकी के यार डिफरेंसेस फटाफट से देख लो, ठीक है. यू कैन गो थ्रू इट, एंड अभी हमको इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है. लेट्स सिंपली गो थ्रू आउट दी क्वेश्चंस. ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस एक बार आप देख लो. समटाइम्स ये आपको 1 मार्कर में पूछे जाते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं. ओके, तो हमसे पूछा गया यार आउट ऑफ AlCl3 एंड NaCl, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सोल. वाई? कि अगर आपको किसी नेगेटिवली चार्ज्ड सोल की कोगुलेशन करनी है, ठीक है, आपको उस सोल को प्रेसिपिटेट बनाना है, कोगुलेट करना है उसको, तो इनमें से कौन सा आयन जो है वो यूज़फुल होगा. तो सबसे पहली बात यार, हमने देखा था कि अगर आप दो ऑपोजिटली चार्ज सोल्स को ऐड कर देते हो तो कोगुलेशन होती है, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज सोल, तो जो आयन रिक्वायर्ड है वो पॉजिटिव वाला होएगा. सो वी हैव Al3 पॉजिटिव एंड Na3 पॉजिटिव, राइट. वी हैव Al3 पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव. क्योंकि एल्यूमिनियम के पास ज़्यादा चार्ज, इट इज़ मोर पॉजिटिव, तो इसीलिए हायर द चार्ज मोर इफेक्टिव इट विल बी फॉर कोगुलेशन, ठीक है. सिमिलरली आउट ऑफ BaCl2 एंड KCl, which one is more effective in causing coagulation of a negatively charged colloidal soul? Give reason. Negatively charged soul है, अपने को पॉजिटिव आयन चाहिए, राइट. So one is Ba2 positive and another one is K positive. तो जिसका ज़्यादा चार्ज होगा वो ज़्यादा अच्छे से कोगुलेट कर पाएगा. सो बेरियम 2 पॉजिटिव विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है. फटाफट से बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं. जो ये क्वेश्चंस यार प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है. डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन कर चुके हैं यार सारे डिफरेंसेस, रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं. डिफाइन द टर्म टिंडल इफेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी. टिंडल इफेक्ट in reference to Freundlich adsorption isotherm, write the expression for adsorption of gases on solids in the form of an equation. ये पूरा आपको derive करवा दिया था. Write an important characteristic of Liophilic sols. Liophilic sols, Liophobic sols करा दिया था. Based on type of particles of dispersed phase, give one example each of associated colloid and multimolecular colloid. तो हर पूरी क्लासिफिकेशन आपको कॉलोइड्स की करा दी थी. सो देखो सब कुछ आपको कराया गया है कि लियोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं. सोप डिटर्जेंट जो हैं वो एसोसिएटेड कॉलोइड्स फॉर्म करते हैं, और जो AS2S3 होता है इट फॉर्म्स गोल्ड सोल विच इज़ मल्टी मॉलिक्यूलर. सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. एडसॉर्प्शन सबसे पहले किया था, पेप्टाइजेशन सबसे पहले किया था, राइट. कन्वर्टिंग ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सोल. पेप्टाइजेशन और कोगुलेशन के बीच का डिफरेंस भी किया था. सोल क्या होता है वो भी किया था, राइट, कि जब व्हेन सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ सोल. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार पूछा गया यार. लेदर गेट्स हार्डन्ड आफ्टर टैनिंग, ठीक है. तो बेसिकली एनिमल स्किन से
लेदर को निकालना और उसका प्रोसेस को आप टैनिंग बोलते हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस में जो लेदर है वो हार्ड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हमसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी है और काफ़ी बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी जा चुका है। तो देखो, जो यार एनिमल स्किन होती है जिसको आप हाइड बोलते हो, ठीक है, एनिमल स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड, HIDE, ओके। सो इट इज, यू कैन सी हियर, एनिमल्स हाइड मतलब स्किन, ठीक है, एनिमल्स हाइड का मतलब एनिमल्स स्किन, ओके, विच इज पॉजिटिवली चार्ज। जो एनिमल्स की स्किन होती है ना यार, वो पॉजिटिवली चार्ज लाइक कोलॉइडल सोल की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो जब आप उसकी टैनिंग करते हो तो आप उसको नेगेटिवली चार्ज्ड सोल में मिला देते हो, ठीक है, उस लेदर को। तो म्यूचुअल कोगुलेशन होती है जिसके वजह से लेदर हार्ड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रीजन दैट व्हेन एनिमल्स हाइड, और यू कैन से व्हेन एनिमल स्किन which is positively charged is soaked in tannin which contains negatively charged particles, mutual coagulation takes place. That's why leather gets hardened after tanning. This is the reason. Next, liofilic sole is more stable than leophobic soles. ये भी हमने कर लिया था. It is due to more force of attraction between dispersed phase and dispersion medium in liofilic sole than leophobic soles. ठीक है ना. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है जो हमारे सिलेबस में है, ओके. देन केस स्टडी, जो आपका एक क्वेश्चन आना है, एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का आ सकता है. केमिकल काइनेटिक्स में भी हमने किया था, इसमें भी करेंगे, और आगे जितने भी चैप्टर्स हैं सब में डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके. सो यस, लेट्स रीड इट. आई विल कम आउट ऑफ द स्क्रीन. So it says that a graph between amount adsorbed x by m by an adsorbent and the equilibrium pressure of the adsorbate at a constant temperature is called the adsorption isotherm. हमको पता है. A relationship between the amount adsorbed and the equilibrium pressure can be obtained as follows. ये मैंने आपको बताया था कि यार इनिशियली जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. मतलब जब प्रेशर बहुत कम था, राइट, इनिशियली आपने जिस प्रेशर को उठाना शुरू करा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. और जब प्रेशर आपने बहुत हाई कर दिया, उसके बाद अगर आप लाइक नो मैटर नाउ हाउ मच प्रेशर यू अप्लाई, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बिकम कॉन्स्टेंट. अब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आप कितना प्रेशर बढ़ा रहे हो, ठीक है. So yes, in the intermediate range of pressure, x by m is equal to kp raised to power 1 by n. जहाँ पे हमने देखा था कि यार 1 by n की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है ना. 1 by n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए, सही है. सो या 1 by n की वैल्यू 0 कब हो जाती है, हाई प्रेशर पे, और लो प्रेशर पे 1 by n की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, बिकॉज तभी वो x by m इज इक्वल टू kp हो जाता है एट वेरी हाई प्रेशर. देख लेते हैं एक बार इसको. x by m इज इक्वल टू kp एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, ठीक है. एंड x by m इज इक्वल टू k at, sorry, this was at low pressure, my bad, this is at low pressure, right, जब pressure initially बहुत कम था, at low pressure. x by m is equal to k, जो extent of adsorption है, it becomes independent of pressure at very high pressure, at very high pressure, सही है. And x by m is equal to kp raised to power 1 by n, kp raised to power 1 by n at moderate pressure, at moderate pressure, ठीक है ना. तो आप देख सकते हो यार, जब 1 by n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये kp हो जाएगा, हाई प्रेशर वाला केस हो जाएगा. जब 1 by n की वैल्यू 0 हो जाएगी,
anything raised to power 0 is simply 1, right? So p raised to power 0 will be 1, so it will be x by m is equal to k, right? जो कि होगा बहुत हाई प्रेशर का केस, और मॉडरेट रेंज पे होता है x by m is equal to kp raised to power 1 by n. As I told you यार, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी वीडियो है, तो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? x by m is proportional to p raised to power 0, 1 p raised to power 1 by n. सब कुछ तो सही है, एक हाई प्रेशर पे, एक लो प्रेशर पे और एक मॉडरेट प्रेशर पे. सो ऑल द अबव आर करेक्ट फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर. सिंपल. इन द फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, log x by m is equal to log k plus 1 by n log p, इसकी डेरिवेशन भी करी है अभी हमने. द वैल्यू ऑफ 1 by n इज, अभी बात करी थी यार, 1 by n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए. एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, पहला ही ऑप्शन मिल गया, सॉल्व. ठीक है. नेक्स्ट, इन द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज ओबेड, राइट? द स्लोप ऑफ द प्लॉट इज 0, देन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज. तो यार आपको जो अभी हमने इक्वेशन देखी, log x by m is equal to log k plus 1 by n log p, राइट? तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर जो स्लोप है, बेसिकली यार जो 1 by n है उसकी वैल्यू 0 है ना? जो 1 by n है उसकी वैल्यू 0 है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बताओ क्या होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, या इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस. तो यार हमने अभी तो देखा ना कि या सिंपली अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें, x by m जो है इट इज़ इक्वल टू के पी, है ना? इट इज़ इक्वल टू के पी. जो 1 by n है उसकी वैल्यू 0 है, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, राइट? इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस. सही बात है. 1 by n की वैल्यू अगर 0 है तो वो कौन सा केस है? एट वेरी हाई प्रेशर, जब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. सो हियर वी आर डन विद आवर दिस पर्टिकुलर chapter, that is your surface chemistry. I hope that it is very helpful for you. That is it for the day. I'll see you in the next session. Till then, bye bye, and I'll see you in the next session.